हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स के अन्य भागों के बारे में जैसे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के दो भागों के बारे में जान चुके हैं, रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से जाना था। और आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के बचे और 6 भाग है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैट्रिक्स के बचे 6 भाग, जिनमें से एक है आयतीय यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते किसे है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स जिनकी पंक्ति तथा स्तंभ समान नहीं हो, या तो पंक्ति अधिक होना चाहिए या नहीं तो स्तंभ अधिक होना चाहिए। तो देखेंगे कि जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक है और स्तंभों की संख्या कम है, या स्तंभों की संख्या अधिक है या पंक्तियों की संख्या कम है, तो वो होगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आयतीय आव्यूह। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए उसके कुछ अपने शर्तें हैं। जैसा कि इस शर्तें के अनुसार ये कहता है या तो पंक्तियों की संख्या अधिक होनी चाहिए और नहीं तो स्तंभों की संख्या अधिक होनी चाहिए, दोनों का समान नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए उसके सदस्य टोटल कितने हैं? उसके टोटल सदस्य है 6, जिनमें से इनके सदस्य है 2, 4, 3, 5 और 7, 8। तो इनके ये कुल 6 सदस्य है। 6 सदस्य है, जिनमें से पंक्तियों की संख्या 3 है, पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 2 है। तो देखते हैं कि पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या अधिक है और स्तंभों की संख्या कम है। तो ये दोनों आपस में समान नहीं है, जिसके कारण इसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आयतीय आव्यूह के अंतर्गत रख सकते हैं। आयतीय आव्यूह के अंतर्गत ये हमारा होगा। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं मैट्रिक्स बी। इसमें भी 6 सदस्य है। इसमें भी कितने सदस्य है? 6 सदस्य है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। जैसा कि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 और स्तंभों की संख्या 2 था, लेकिन उसमें पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 3 है। फिर भी दोनों, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों मैट्रिक्स होगा रेक्टेंगुलर? क्योंकि इसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या आपस में समान नहीं है। क्यों? इसीलिए होगा क्योंकि इसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या आपस में समान नहीं है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यही कहता है कि जिनके कोटि आपस में समान नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयतीय आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए इसके कुछ नियम है जिसका पालन कर रहा है, इसीलिए इसको हम कौन से मैट्रिक्स के अंतर्गत रखेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आयतीय आव्यूह के अंतर्गत रखेंगे। देखिए, हमने 2 एग्जांपल से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आयतीय आव्यूह को अच्छी तरह से समझा। जैसे कि पहले एग्जांपल लिया था मैट्रिक्स ए, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 3 थी और स्तंभों की संख्या 2। तो दोनों आपस में बराबर नहीं थे, इसीलिए वो क्या थे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे। और दूसरा एग्जाम्पल लिया था मैट्रिक्स बी, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 2 और स्तंभों की संख्या 3 था। तो जिसके कारण उनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में समान नहीं होने के कारण वो आयतीय आव्यूह यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे। तो हम उससे परिभाषा बना सकते हैं कि जिस आव्यूह में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या आपस में समान नहीं हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आयतीय आव्यूह कहेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, और अपने एग्जाम्पल से ही जुड़े हमने एक परिभाषा भी बना लिया, जिसे हम लोग सिंपल में अपना से भी बना सकते हैं। यदि आप एग्जाम्पल से किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उसी को परिभाषा बनाने में तकलीफ नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैट्रिक्स के 3 प्रकार के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। पहला रॉ मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स और तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम लोग जानेंगे चौथा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसे? जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में देखा कि उसके पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या आपस में समान नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यही उसके विपरीत पंक्ति और स्तंभों की संख्या जब आपस में समान हो तो उसे हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह कहेंगे। क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में समान होनी चाहिए। यदि पंक्ति की संख्या 3 है तो स्तंभों की संख्या भी 3 होनी चाहिए, और स्तंभों की संख्या 3 है तो पंक्ति की संख्या भी 3 होनी चाहिए। तो यदि दोनों संख्या आपस में समान है, दोनों की संख्या जैसे पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में समान हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे।
तो आइए अब हम लोग उसका एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया ए, जिसके सदस्य कितने हैं, 4 है, 2 कॉलम और 2 रो, मतलब इसके 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे, क्योंकि देखिए इसके पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में समान है, तो इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया बी, दूसरा एग्जाम्पल हमारा बी, स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी जिसके पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 और स्तंभों की संख्या 3, यानी इसके टोटल 9 अवयव, इनके टोटल 9 सदस्य है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसके पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में समान है, पंक्ति की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो हम इसे भी हम लोग कौन से मैट्रिक्स के रूप में रख सकते हैं, इसे भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए जैसा कि हमने बताया कि उसके कुछ अपने शर्त है, उसके आपस में जो पंक्ति और स्तंभ है दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दोनों आपस में समान है, पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं आपस में समान है, तो इसीलिए हम लोग इसे स्क्वायर मैट्रिक्स में रख सकते हैं। जैसा कि हमने दोनों एग्जाम्पल्स में देखे कि दोनों के जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या थी, आपस में बराबर थी, बराबर होने के कारण उसे हमने कौन से आव्यूह में रखा, वर्ग आव्यूह में रखा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रखा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जो अपने शर्तें थी कि उसके जो पंक्ति और स्तंभों की संख्या हो आपस में बराबर हो, जो नियम था उन सभी नियमों को जो ये मैट्रिक्स हमने जो 2 एग्जाम्पल्स लिए वो दोनों एग्जाम्पल्स उन नियमों को अपने आप पर पालन करते गए और उसी नियम को जो पालन कर लिया, उनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर थी, तो इसीलिए उसे हमने कौन से आव्यूह में रखा, वर्ग आव्यूह में रखा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में रखा। तो उन एग्जाम्पल से तो हम इतना समझ गए कि किसी भी आव्यूह का यदि पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर हो जाए तो वो कौन से मैट्रिक्स कहलाएंगे, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो हम उसका अपना से परिभाषा भी बना सकते हैं, उसका अपना से डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने एक डिफिनीशन तैयार किया, वैसे आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो उसे हम लोग कौन से आव्यूह कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे आव्यूह के 5वें भाग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए यदि आप वर्ग आव्यूह को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आप हम डायगोनल मैट्रिक्स को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वर्ग आव्यूह पे ही आधारित है ये डायगोनल मैट्रिक्स। बस इसमें कुछ प्रिंसिपल डायगोनल के कुछ फर्के हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल को आप समझ लेंगे तो आप डायगोनल मैट्रिक्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जैसा कि वर्ग आव्यूह में था कि उसके सभी पंक्ति और स्तंभ आपस में समान होने चाहिए, तो यहाँ पे भी वही है, इसके भी सभी पंक्ति और स्तंभ आपस में समान होने चाहिए, लेकिन इसके सदस्य के प्रिंसिपल डायगोनल के छोड़कर बाकी सभी सदस्य क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे प्रिंसिपल डायगोनल आखिर होता क्या है, जो इस डायगोनल मैट्रिक्स में और आगे के जो कई मैट्रिक्स बचे उनमें आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो उस डायगोनल मैट्रिक्स में देखते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है। तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए लिया है, जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो इस दोनों पंक्ति और दोनों स्तंभों में से हमें पता लगाना है कि कहाँ से प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल इसमें कहाँ से है और कौन से प्रिंसिपल डायगोनल और कौन से उसके बाकी अन्य सदस्य है। तो प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण, इसमें मुख्य विकर्ण कौन है, तो मुख्य विकर्ण को हमेशा याद रखने के लिए देखिएगा, जो ये 2 और 8 है जो इस तरफ से गया है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य विकर्ण, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसको छोड़कर बाकी सभी सदस्य यदि 0 हो, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी सदस्य 0 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आप लोग समझ गए कि प्रिंसिपल डायगोनल कहते किसे। तो इसमें देखिए मैट्रिक्स ए में प्रिंसिपल डायगोनल 2 और 8 है, और जो हमारा मैट्रिक्स बी है उसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, मैट्रिक्स बी का प्रिंसिपल डायगोनल 3 3 3, इसके प्रिंसिपल डायगोनल 3 3 3 है, और बाकी जो सभी सदस्य है
जीरो है, तो ये कौन सी शर्तें को पालन कर रहा है? डायगोनल मैट्रिक्स होने के कुछ शर्तें को पालन कर रहा है। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स का है कि वैसे वर्ग आव्यूह जिनके प्रिंसिपल डायगोनल का छोड़कर बाकी सभी सदस्य क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। बाकी सभी सदस्य जीरो होने चाहिए, किंतु इसमें बाकी सभी सदस्य जीरो होने का ही शर्त नहीं है। इसमें एक और शर्त है कि प्रिंसिपल डायगोनल कभी एक ना होना चाहिए। यदि प्रिंसिपल डायगोनल एक हो जाए तो वो कौन से मैट्रिक्स के अंतर्गत आएगा? उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट तत्समक अवयव के अंतर्गत हम लोग रख लेंगे। यदि प्रिंसिपल डायगोनल केवल एक हो जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन एक को छोड़कर यदि कोई भी संख्या हो प्रिंसिपल डायगोनल में तो वो कौन सी संख्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स होगी। तो हमने एग्जाम्पल से समझा कि प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसके कुछ शर्तें हैं, जो शर्तों को यदि कोई भी अवयव पालन करता है तो डायगोनल मैट्रिक्स है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? तो प्रिंसिपल डायगोनल होने के उसके कुछ जो नियम है, कैसे होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, इन सभी चीज़ों को हमने बता दिया। तो प्रिंसिपल डायगोनल को जब हम जान गए तो प्रिंसिपल डायगोनल को हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख्य विकर्ण कहते हैं। मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो मुख्य विकर्ण, तो हम जो डायगोनल मैट्रिक्स है विकर्ण अवयव, तो उसका हम लोग अपना से परिभाषा बना सकते हैं, डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग अपना से बनाते हैं वैसे वर्ग अवयव जिनके वैसा वर्ग अवयव जिनके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी सदस्य जीरो हो। बाकी सभी सदस्य जीरो हो किंतु मुख्य विकर्ण एक के बराबर ना हो। यदि एक के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव के अंतर्गत रख देंगे। इसीलिए उसको एक के बराबर ना हो, बाकी कोई भी अंक चल सकता है, लेकिन एक यदि आ जाए तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंतर्गत रख देंगे। तो इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल हो उसको एक नहीं होना चाहिए, तो अभी उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो उसका हमने एक परिभाषा लिखा, वैसा वर्ग अवयव जिनका मुख्य विकर्ण को छोड़कर, वैसा वर्ग अवयव जिनको मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी सदस्य जीरो हो किंतु मुख्य विकर्ण एक के बराबर न हो, उसे हम लोग विकर्ण अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव कहेंगे। तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी जान लिया। तो अब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बाद जानेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव कहते हैं किसे। तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ा कि जो वर्ग अवयव हो उसके बाकी सभी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर उसके बाकी सभी सदस्य जीरो हो किंतु प्रिंसिपल डायगोनल एक के बराबर नहीं। इसमें भी सिचुएशन सेम ही है, किंतु जो प्रिंसिपल डायगोनल हो आपस में समान हो। एक के अलावा एक को छोड़कर कोई भी अंक हो लेकिन वो आपस में समान हो। यदि दो है तो सारे प्रिंसिपल डायगोनल कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। तीन है तो तीन होने चाहिए, चार है तो चार होने चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ये क्या है? मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए जिसके प्रिंसिपल डायगोनल दो, बाकी सभी सदस्य क्या है? जीरो है। बाकी सभी सदस्य जीरो है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि अदिश अवयव कहेंगे। इसको कौन से अवयव कहेंगे? अदिश अवयव कहेंगे। तो ये हमारा कौन से अवयव में आ गया? अदिश अवयव में आ गया। लेकिन यही 2, 4, 6 प्रिंसिपल डायगोनल अलग अलग संख्या रहते, 2, 4, 6, तो इसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में कहते लेकिन यही 2, 2, 2 आपस में प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? समान है, एक जैसा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव कहेंगे। अदिश अवयव, तो अदिश अवयव, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल कभी भी एक नहीं होना चाहिए। यदि एक हो जाता है तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा स्केलर मैट्रिक्स के बाद ही है, जो हम आपको इसके बाद बताएंगे। तो देखिए इसका हम लोग एक परिभाषा बना लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। वैसे वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण, वैसे वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी सदस्य जीरो हो, किंतु जो उसके मुख्य विकर्ण हो आपस में समान होना चाहिए, लेकिन मुख्य विकर्ण
एक नहीं होना चाहिए। यदि एक हो जाता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाएगा, तत्समक आव्यूह में आ जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल कभी भी एक ना हो और उसके बाकी सदस्य क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो अभी हम उसको स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह के अंतर्गत रख सकते हैं। तो अब हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। तो अब हम लोग जानेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। जैसा कि हमने डायगोनल मैट्रिक्स में भी बताया, स्केलर मैट्रिक्स में भी बताया कि कभी भी प्रिंसिपल डायगोनल को एक नहीं रखना चाहिए। यदि प्रिंसिपल डायगोनल को हम लोग एक रखते हैं तो वो कौन से आव्यूह में आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह में आ जाएगा। तो अब हम लोग उसी के बारे में जान। तो अब है हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसा कि हमने 2 बार आपको बता दिया था, स्केलर मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में भी, कि यदि हम प्रिंसिपल डायगोनल में एक रखते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल 1 के बराबर हो जाता है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया A, जिसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 1 के बराबर है, केवल 1 है और बाकी सभी सदस्य 0 है। तो ये कौन से मैट्रिक्स में होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल 1 के बराबर है। 1 के बराबर है मतलब कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको कितनों बार भी गुना कीजिएगा, यदि आप इस पे 100 चढ़ा दीजिएगा फिर भी इसका प्रिंसिपल डायगोनल कितना रहेगा, अंतिम में कट कूट के कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल को 1 लिखते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल यदि 1 आ जा रहा है तो वो हमारा कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तत्समक आव्यूह है। तो इसका हम लोग अपना से परिभाषा बना सकते हैं, वैसे वर्ग आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी सदस्य 0 हो किंतु मुख्य विकर्ण 1 के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी यानी कि तत्समक आव्यूह कहेंगे। तो हमारा तत्समक आव्यूह हो गया। मैट्रिक्स के अब तक हमने 7 भागों के बारे में जान लिया। पहला रॉ मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा डायगोनल मैट्रिक्स, छठा स्केलर मैट्रिक्स और 7वां आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम लोग मैट्रिक्स के अंतिम भाग 8वें भाग के बारे में जानेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहेंगे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहेंगे। तो अब हम लोग का मैट्रिक्स का अंतिम भाग 8वां भाग है जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह, जिसको हम लोग नल मैट्रिक्स यानी कि रिक्त आव्यूह भी कहते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स सबसे इजी है। देखिए, वैसे वर्ग आव्यूह जिनके सभी सदस्य शून्य हो उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स या रिक्त आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कह सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया A, जिसके सभी सदस्य क्या है, आपस में शून्य है, 0 है, तो इसका मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो इसका क्या होगा, ये क्या है, ये शून्य आव्यूह है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये रिक्त आव्यूह भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसका परिभाषा भी सबसे इजी होगा। देखिए, वैसे वर्ग आव्यूह जिनके सभी सदस्य शून्य हो उसे हम लोग रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह कह सकते हैं। तो आप शून्य मैट्रिक्स का डिफिनीशन तैयार करते हैं कि शून्य मैट्रिक्स कहते किसे। हमारा डिफिनीशन तैयार हो गया। यदि किसी वर्ग आव्यूह का सभी सदस्य शून्य है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह कहेंगे।